and welcome back my dear students, my dear friends. You are watching English classes by सूरज सर। और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही अच्छी पोयम क्लास 10 CBSE की अ टाइगर इन द जू लेकर के आपके सामने एक बार फिर से मैं प्रेजेंट हूँ। ये पोयम अ टाइगर इन द जू जिसको कि लिखा है लेस्ली नॉरिस ने, एक बहुत ही अच्छी पोयम है। इसमें एक टाइगर की फीलिंग को दिखाया गया है। दो तरह की फीलिंग है यहाँ पर टाइगर की। एक टाइगर जब वो जंगल में होता है, जब वो खुले मैदान में होता है, जब वो फ्री होता है, और दूसरी जो उसकी सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वही टाइगर जब किसी जू में या जब किसी केज के अंदर बंद हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है। तो इन्हीं दो फीलिंग को अटैच करके इस पोएट ने बहुत खूबसूरती से टाइगर की फीलिंग को कुछ स्टैंजास में कैद करके रख दिया है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और आपको बता दूं, हर पैसेज में, हर स्टैंजा में कुछ न कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, अच्छे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो वो सारी फिगर ऑफ स्पीच मैं पोएम के एंड में डिस्कस करूंगा। तो पूरी की पूरी वीडियो आप देखिएगा। लास्ट में आपको समझ में आएगा कि हर एक स्टैंजा में फिगर ऑफ स्पीच क्या है। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि पैसेज टू पैसेज, लाइन टू लाइन हम लोग उसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने पोएम अ टाइगर इन द जू। He stalks in his vivid strips the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet race। तो आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट स्टैंजा जो है ये उस टाइगर की कंडीशन है जब टाइगर किसी केज के अंदर है, जब किसी जू के अंदर बंद है तो उसकी फीलिंग क्या हो रही है। तो देखिए, ही यहाँ पर टाइगर को डिनोट किया जा रहा है। स्टॉक का मतलब होता है फॉलो करना या पीछा करना। विविड का मतलब होता है डार्क, और स्ट्रिप्स जो टाइगर के फेदर हैं, जो टाइगर के ऊपर फर लगा हुआ है, जो स्ट्रिप्स है, जो धारियां गई हुई हैं, उसको स्ट्रिप बोलते हैं। तो जो टाइगर है वो एक केज के अंदर बंद है। अब वो केज के अंदर ही एक छोटी सी जगह पर, केज के अंदर ही वो फॉलो कर रहा है, यानी आगे पीछे टहल रहा है। ओके, जो टाइगर है वो केज में आगे पीछे टहल रहा है, अपने उस डार्क स्ट्रिप्स की फर पहने हुए, अपने उस क्लोथ में वो आगे पीछे बेचारा टहल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और क्या कितना टहल पा रहा है उस केज के अंदर, वो कुछ ही कदम टहल पा रहा है क्योंकि केज छोटा है। जब वो जंगल में रहता तो वो बहुत दूरी तक तय कर सकता, दौड़ सकता था, लेकिन अब वो एक केज के अंदर है तो कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट उसके फर को डिनोट किया जा रहा है। उसका फर जो वेलवेट कलर का है, जो वेलवेट जैसा मखमली है, और पैड उसके पैर के पंजे हैं जो कि गद्देदार हैं। तो बेचारा उन्हीं गद्देदार पैरों से वो चुपचाप टहल रहा है, चुपचाप चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेस, देखिए क्वाइट रेस, क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेस का मतलब होता है गुस्सा। तो वो शांत भी है, गुस्सा भी है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो छोटे से कैद में आकर के बंद हो गया है, और शांत इसलिए है क्योंकि वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा कि जो टाइगर है वो गुस्से में भी है और वो कुछ कर भी नहीं सकता है। बेचारा एक छोटे से जगह पर अपने ही पैर के निशानों को आगे पीछे फॉलो कर रहा है और चुप है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। अब जो सेकंड स्टैंजा है वहां पर टाइगर की कंडीशन दिखा रही है कि ये टाइगर अगर जंगल में होता, अगर फॉरेस्ट में होता तो क्या होता। He should be lurking in shadow, लर्किंग का मतलब होता है कहीं छुप जाना। तो अगर वो जंगल में होता तो कहीं छुपा हुआ होता, किसी शैडो, किसी परछाई में, पेड़ की छांव में कहीं छुपा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़े बड़े घासों के मैदान में कहीं छुपा होता, स्लाइड किया होता, और क्या करता, और ये कहाँ छुपता, नियर द वाटर होल, किसी पानी वाले जगह पर, किसी रिवर के पास वाली घास में छुपा होता। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर हिरन गुजरती हैं, जहाँ पर हिरन अपने खाना पीना करने के लिए गुजरती हैं, वहां पर ये छुप करके हिरन का शिकार करता। लेकिन अफसोस क्या है, वो अभी जंगल में है, वो अभी जू में है, तो जू में केज में बंद है, इसलिए वो बेचारा ऐसा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर वो खुला होता, वो जंगल में होता, तो ये सारी एक्टिविटी वो करता। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में चलते हैं। He should be snarling around houses at the jungle's edge। अब देखिए इस स्टैंजा में फिर एक बार पोएट हमें टाइगर को जंगल में लेकर के गए हैं। दिखाया गया है कि अगर वो जंगल में होता तो स्नैर का मतलब गुर्राना होता, स्नोर से बना हुआ है। तो अराउंड हाउसेस, कहाँ पर,
एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, जंगल के किनारे, जंगल के बाहर जो घर बसे हुए हैं वहां पर वो लोगों को स्नोर करता, गुर्राता, लोगों को डराता। बेयरिंग हिज फाइव फैंग्स हिज क्लॉज, अपने फैंग्स को, अपने टीथ को, अपने पंजों को वो दिखाता, लोगों को आतंकित करता उससे। एंड टेरराइजिंग द विलेज, पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे लोगों को वो टेरर फैला करके अपना रखता। और वाकई में टाइगर अगर जंगल में हो तो हमारी हिम्मत नहीं होगी कि हम उसके पास जाएं, और हमें उसे जंगल में देख करके ही डर लगता है। तो अगर वो जंगल में होता तो इस तरह से घूमता फिरता, लोगों को डराता। लेकिन अभी क्या है, अभी वो केज में है, बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये फीलिंग हम देख रहे हैं कि टाइगर को जंगल में से ला करके एक जू में बंद कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब यहाँ पर वापस उसको जू के एक छोटे से कैद खाने में डाल दिया गया है। कंक्रीट का मतलब होता है कंकड़ पत्थर, और सेल का मतलब आप जानते हैं जेल होता है। तो एक छोटे से सेल में, एक छोटे से घर में, एक छोटे से डिब्बे में उसको लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। His strength behind bars, उसकी इतनी ताकत कि वो किसी को भी मार सकता है। उसकी इस ताकत को बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। तो सोचिए हम इंसान कैसे हैं। हम इंसान तो उस जानवर से भी बदतर है। एक खुला शेर जो जंगल में टहल रहा था उसको हमने उठा करके एक पिंजड़े में रख दिया, एक बार में रख दिया, तो हम तो उससे भी बदतर हो गए। His strength behind bars, stalking the length of his cage। अब वो क्या कर रहा है, स्टॉकिंग, ऊपर भी ये वर्ड आ चुका है, अपने ही लेंथ को, यानी कि जितना वो अपना चलता है बस उसी को वो पीछा कर पा रहा है, उसी को आगे पीछे उसी के टहल पा रहा है। कहाँ पर, अपने केज के अंदर। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर किसको बोला, वो लोग जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं उनको इग्नोर कर दे रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ये वही शेर है, अगर खुला होता तो लोगों की हिम्मत नहीं होती उसके पास जाने की। लेकिन अब बेचारा क्योंकि जेल के अंदर है वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी स्ट्रेंथ पूरी लोगों ने कब्जे में करके रख दी है, तो वो विजिटर को भी इग्नोर कर दे रहा है। ओके, अब लास्ट स्टेंजा में देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो दिन भर की इस एक्टिविटी के बाद रात में वो कुछ आवाज सुनता है। कैसी आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोल है। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना, यानी वो लोग जो जू के अंदर जो गार्ड्स हैं उनकी कार जब आती जाती है तो सिर्फ वो उनकी आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज क्यों, शाइनिंग वाली आइज, अपनी शाइनिंग वाली आइज से सिर्फ उन लोगों को घूर सकता है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इस चांदनी रात में, सितारों भरी रात में बेचारा अपने जेल के अंदर, अपने कैद के अंदर सिर्फ उनको देखता है, घूरता है और कुछ नहीं कर सकता है। जबकि ये बहुत कुछ कर सकता, लेकिन अगर वो खुला होता तो, वो जंगल में होता तो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सारा पैराग्राफ, सारे स्टैंडर्ड समझ में आ गए होंगे। रिवाइंड कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया। कोई बहुत टिपिकल पोएम नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाया है उस टाइगर का जब वो जंगल में है, और उस टाइगर का जब वो जू के अंदर है। तो ये एक फीलिंग है, ये हमारी भी फीलिंग है। जब हम खुले होते हैं, जब हम ओपन होते हैं, हमारे ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, तो हम अपनी पूरी ताकत को शो कर देते हैं। लेकिन अगर हमें कैद कर दिया जाए, हमारे ऊपर जो है आपको बाउंड कर दिया जाए, बहुत सारे रूल को इम्पोज कर दिया जाए, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को ओपन नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हमारी भी ताकत खत्म हो जाती है। तो ये तो बेचारा एक एनिमल है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर, इसकी राइम स्कीम। इस पोयम में आपको राइम स्कीम देखने को मिलेगी, तो मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेंजा की जो राइम स्कीम है, सभी स्टेंजा की वही राइम स्कीम होगी। तो फर्स्ट स्टेंजा की अगर आपको राइम स्कीम समझ में आ जाएगी तो बाकी सबकी समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब राइम स्कीम समझना जरूरी क्यों है? दो तरह से जरूरी है। एक तो आप ये एक पोयम का खास तत्व होता है, एलिमेंट होता है। दूसरा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में भी राइम स्कीम पर क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क में। तो ये देखते हैं कैसी इसकी राइम स्कीम है। फर्स्ट स्टेंजा का जो फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड देखिएगा स्ट्रिप्स, सेकेंड वर्ड है केज, थर्ड वर्ड है क्वाइट और फोर्थ वर्ड है रेस। तो जो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है स्ट्रिप्स, स्ट्रिप जैसा साउंड इन 4 लाइन में किसी का नहीं है, तो हम उसके साउंड को ए मान लेंगे। सेकेंड वाली लाइन की साउंड को बी मान लेंगे। थर्ड वाली लाइन का भी साउंड कहीं नहीं है, हम उसको सी मान लेंगे। लेकिन जो फोर्थ वाले लाइन का साउंड है वो सेकेंड वाले लाइन के साउंड से मिल रहा है, और सेकेंड वाले को हमने क्या माना है, बी माना है। तो हमारा जो राइम स्कीम बनेगा वो बनेगा ए बी
सी बी। जिनका जिनका साउंड सिमिलर होता है उनको हम सेम पैटर्न देते हैं। जैसे कि देखिए केज का हमने पैटर्न दिया बी, तो यही बी रेस का भी हो जाएगा। अब क्योंकि ए और सी का कोई पैटर्न नहीं है तो हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो ए बी सी बी। अब यही राइम स्कीम सारे स्टैंजास में फॉलो होगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी की पूरी पोयम का। हर लाइन में, हर स्टैंजा में बहुत अच्छे अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए तो फर्स्ट स्टैंजा से ही शुरू करते हैं। पहले तो आपको फर्स्ट स्टैंजा का जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है, इन दोनों के बीच में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यानी फर्स्ट लाइन के बाद कॉमा नहीं लगा हुआ है या बीच में कहीं कॉमा नहीं लगा हुआ है। तो हमने मेरी फिगर ऑफ स्पीच की भी क्लास है, आप उसमें देख लीजिएगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है जब लाइन के बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर इनजैमेंट फिगर ऑफ स्पीच होती है। यहाँ पर भी आप लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर इनजैमेंट फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट लाइन में स्टॉक्स और हिज स्ट्रिप्स, स्टॉक्स हिज स्ट्रिप्स। तो स्टॉक का लास्ट अल्फाबेट एस है, हिज एस और स्ट्रिप्स एस, और तीनों ही जो एस है वो कॉन्सोनेंट है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस हो जाएगी, कॉन्सोनेंट से बना है कॉन्सोनेंस। उसके बाद सेम लाइन में इन हिज विविड स्ट्रिप, तीनों में ही आई अल्फाबेट आ रहा है जो वाउल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ओके, उसके बाद थर्ड लाइन में देखते हैं वेलवेट। जो वेलवेट वर्ड है, वेलवेट वर्ड, इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। वेलवेट हमने बताया था मखमल होता है, जबकि यहाँ पर उसके हाथ के पंजों को बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। और क्वाइट रेज, मैंने पहले ही बताया था, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। क्लियर। फिर सेकंड में चलते हैं। सेकंड में भी देखिए, फर्स्ट के बाद, फर्स्ट लाइन के बाद सेकंड और सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बीच में किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर इंजैमेंट फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। और फर्स्ट लाइन में अगर हम वापस चलते हैं, लर्किंग इन शैडो, तो यहाँ पर एक इमेजिनेशन किया जा रहा है कि अगर वो जंगल में होता तो वो कहीं शैडो में होता, तो यहाँ पर इमेजरी नाम का फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। और इसी स्टैंजा के लास्ट लाइन में देखिए, प्लम्प डियर पास, प्लम्प और पास, पी वर्ड रिपीट हो रहा है, पी अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड स्टैंजा में चलते हैं। ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। फिर से यहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इंजैमेंट फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। और फर्स्ट लाइन में देखिए, शुड में ओ यूज किया गया है, अराउंड में ओ है और हाउस में ओ है, तो यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? एजोनेंस होगी, एजोनेंस। वॉवेल रिपीट हो रहे हैं। स्नैरिंग ये साउंड सजेस्टिंग वर्ड है, तो यहाँ पर ओनोमैटोपोइया हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आपको देखना है थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में देखिए, बेयरिंग हिज वाइट, बेयरिंग हिज वाइट, तीनों ही वर्ड में आई अल्फाबेट आया हुआ है जो कि वॉल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पर एजोनेंस हो जाएगा। उसके बाद फैंक्स हिज क्लॉज, फैंक्स का एस, हिज का एस, क्लॉज का एस, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। ठीक। फिर फोर्थ में चलते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब देखिए, ही में ई है, लॉक्ड में ई है, कॉन्क्रीट में ई है और सेल में ई है। वॉल रिपीट हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होगी? जोर से बोलिए, एजोनेंस, एजोनेंस होगी वहां पर। और सेकंड लाइन में हिज स्ट्रेंथ, हिज स्ट्रेंथ एस और एस रिपीट हुआ, कॉन्सोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो गई। और बिहाइंड बार बी और बी रिपीट हुआ तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। क्लियर। अब लास्ट में देखेंगे, ही हियर्स, एच रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। और थर्ड लाइन में आपको देखना है, थर्ड लाइन में ब्रिलियंट, विथ हिज ब्रिलियंट, विथ हिज ब्रिलियंट, विथ हिज ब्रिलियंट में देखिए, विथ में आई है, हिज में आई है और ब्रिलियंट में आई है। वाउल साउंड रिपीट हो रहा है, वाउल अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। और थर्ड और फोर्थ जहां पर कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ पर इंजैमेंट फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। एम आई क्लियर? हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच हर एक लाइन में है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे इसको समझिएगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। और फिगर ऑफ स्पीच समझने में अगर प्रॉब्लम होगी तो दो वीडियो हैं फिगर ऑफ स्पीच के, फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1 और फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2, दोनों को ही आप देख लेंगे तो ये कंसेप्ट जो यहाँ पर मैंने बताया है ये बिल्कुल
पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दो नया फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है, इमेजरी और कॉन्सोनेंस। तो इमेजरी में हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चीज को इमेजिन कर लें कि ऐसा होता तो ऐसा होता, हम मान लेते हैं किसी को, तो वहां पर इमेजरी हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा लर्किंग इन शैडो बोला कि अगर शेर जो है जंगल में होता तो वो यहाँ पर छुपा होता, एक कल्पना की गई, इमेजिनेशन किया गया, तो इमेजरी हो गई। और कॉन्सोनेंस में क्या करते हैं, अगर वर्ड का लास्ट अल्फाबेट रिपीट हो रहा है और वो कॉन्सोनेंट है तो वहां पर कॉन्सोनेंट फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो एक बार आप शुरू में जाइए और फिर से इसको रिपीट करिए। उसके बाद में अगर प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप मेरे साथ डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पोएम में, तब तक के लिए जय हिंद।